बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। हम ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं और आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। जी बेटा, आपकी क्लास है ICS फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। और आज का जो टॉपिक है वो है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। जितने भी इंडेक्स नंबर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टेप्स हैं वो ये है। नंबर 1 है पर्पस एंड स्कोप। पर्पस एंड स्कोप। इंडेक्स नंबर का पर्पस और स्कोप क्या होगा जी। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। द फर्स्ट स्टेप is defined the first step is to define the purpose of index number। पहला स्टेप ये है कि आपने डिफाइन करना है कि किस मकसद के लिए आप इंडेक्स नंबर को जो है ना वो बनाने जा रहे हैं, किस मकसद के लिए आपने इंडेक्स नंबर को लोकेट करना है। ठीक है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड व्हाई। इट शुड बी clearly mentioned why। ठीक है जी, where and what changes are to be, why, where and what changes are to be। ठीक है जी, where and what changes are to be measured। ठीक है, ये है इंडेक्स नंबर का पहला स्टेप। कोई भी इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड करने जाते हैं, बनाने जाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक और पहला स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले आपने उसका डिफाइन करना है पर्पस, कि किस मकसद के लिए हम बनाने जा रहे हैं। इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, ये क्लियरली बताना पड़ेगा व्हाई, वेयर एंड व्हाट चेंजेस आर टू बी मेजर्ड, कि आपने क्यों, कब और कहाँ, कौन सी जो चेंजिंग है, तब्दीलियाँ वो मेजर की हैं। उसके बाद नंबर 2 है सिलेक्टिंग कंपोनेंट। सिलेक्टिंग कंपोनेंट्स। अच्छा देखिएगा, इसमें कमोडिटीज़ और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 है
कमोडिटीज़ नंबर 2 है प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ के कमोडिटीज़ और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ सिलेक्टिंग कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट हैं, ये कब और कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये कोई भी इंडेक्स नंबर बनाने का दूसरा जो मेन स्टेप है। ठीक है, एज एन इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर पर्पज, एज एन इंडेक्स नंबर as an index number is constructed to represent ठीक है, an index number as an index number is constructed to represent a particular purpose, ठीक है, a particular purpose, so it is important to select a commodity, so it is important to select a commodity, to select the commodities so it is important to select the commodities to be included keeping in view, ठीक है जी। दूसरा जो मेन इसका स्टेप है किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्टिंग कंपोनेंट। क्या आपने उसके कंपोनेंट को सिलेक्ट कैसे करना है। अब दो कंपोनेंट हैं जैसे कि कमोडिटीज़ अशिया और उनकी प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एज एन इंडेक्स नंबर इज़ कंस्ट्रक्टेड, जैसे ही किसी इंडेक्स नंबर को कंडक्ट किया जाएगा टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्पज़, किसी भी मखसूस मकसद को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट द कमोडिटीज़। फिर ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जब आप कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डाटा, कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ सिलेक्टिंग डाटा। तो फिर आपने जहन में रखना है कि इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए मुझे मेरे पास कितना खर्चा आएगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, उसके बाद है द आइटम्स शुड बी, जो इसकी आइटम्स होगी शुड बी प्रीसाइसली डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आइटम को हमें बताना पड़ेगा क्वांटिटी की फॉर्म में कि इनकी हम कितनी मिकदार ले रहे हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिकेशन एंड रेलिवेंट डाटा शुड बी रेडिली अवेलेबल ओवर टाइम, और ये सारे का सारा डाटा ओवर टाइम होना चाहिए, टाइम के ऊपर होना चाहिए। एज सम आइटम बिकम एब्सोल्यूट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पज द नंबर ऑफ आइटम सेलेक्टेड शुड नॉट बी लेस दैन 20। जब आपने किसी मखसूस काम के लिए इंडेक्स नंबर को फाइंड करना है तो आपकी जो आइटम्स हैं वो लेस देन 20 नहीं होनी चाहिए, 20 या 20 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है जी, द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स, अब उन
जो आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं उनकी प्राइस शुड बी कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट प्लेसेस। उनकी जो प्राइस है वो भी आपने किसी एक जगह से नहीं लेनी, बल्कि मुख्तलिफ इलाका जहाँ से मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाके उनकी प्राइस को कंफर्म करना है कि इस चीज़ की इस इलाके में क्या प्राइस है, दूसरे इलाके में मूव करें तो वहाँ पे क्या प्राइस है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप किसी इंडेक्स नंबर का जो रिज़ल्ट है उसमें रिलेटिव चेंज है वो आप सही तरीके से मेजर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कीपिंग इन व्यू क्वालिटी ऑफ द आइटम, तो आपने ये भी देखना है कि क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप इस जगह पे मतलब सियालकोट में इस एक चीज़ की क्वालिटी लो है, उसकी प्राइस यहाँ से पूछ लेते हैं और लाहौर में जाके एक आला क्वालिटी की चीज़ वही है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसकी प्राइस पूछेंगे तो वो फ़र्क आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिटी जो है वो एक जैसी रखें और उसके उसी क्वालिटी की जो चीज़ है उसकी प्राइस मुख्तलिफ प्लेसेस में जाके वो दरियाफ्त करें, पूछें लोगों से, फिर आप उसको डाटा के अंदर इंक्लूड करें। द सैम्पलिंग शुड बी कैरिड आउट विद केयर एज द पोस्टेड और लिस्टेड प्राइस और नॉट बी रिटेल प्राइस समटाइम। आपको पता है कि समटाइम जो दर्जशुदा कीमत होती है वो रिटेल प्राइस नहीं होती, ठीक है। जो मतलब चिट के ऊपर या प्रोडक्ट के बाहर प्राइस लिखी होती है वो रिटेल प्राइस नहीं होती। तो इसलिए आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ जगह पे जाके डाटा को कलेक्ट करना है। तो उस डाटा कलेक्शन के लिए आपने एक ही कमोडिटी की जो प्राइस है वो उसकी क्वालिटी भी सेम रख के तो उसको मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर जाके आपने चेक करना है कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है चूजिंग द बेस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का तीसरा जो पॉइंट है वो है चूजिंग द बेस ईयर, कि आपकी बेस ईयर क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। नंबर 3 है चूजिंग द बेस ईयर। चूजिंग द बेस ईयर, किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का ये थर्ड पॉइंट है चूजिंग द बेस ईयर। द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज टू मेक कंपैरिजन। असल में जो बुनियादी मकसद होता है किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का वो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक कमोडिटी का ओवर ईयर ओवर टाइम, ठीक है ना। सो द बेस ईयर शुड बी चूजन विद केयर टू बी अ ईयर ऑफ नॉर्मल प्राइसेस। हम एक ऐसा साल लेते हैं जिसमें अशिया की कीमतें जो वो नॉर्मल रही हों। हम कोई ऐसा साल भी नहीं ले सकते जिसमें अशिया की कीमतें प्राइस ऑफ कमोडिटी बहुत लो हो, या हम कोई ऐसा साल भी नहीं ले सकते, ऐसा ईयर भी नहीं ले सकते एज अ बेस ईयर जिसमें अशिया की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो इसके लिए जो बेस्ट वे है वो यही है कि आपने ऐसा ईयर चॉइस करना है जिसके अंदर अशिया की कमोडिटी की प्राइस जो है वो नॉर्मल रही हो, ठीक है जी। ना तो बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो, तो ऐसे ईयर को हम एज अ बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है। एंड शुड नॉट बी द ईयर टू फार फ्रॉम द करंट ईयर, और हमने ऐसा ईयर भी नहीं लेना होता जो करंट ईयर से बहुत फासले पे दूर होगा। मतलब अगर करंट ईयर आप ले रहे हैं 90-20 और बेस ईयर आप ले लेते हैं 90-40 या 90-60 तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज़ एन एवरेज ऑफ द प्राइजेज फॉर सेवरल ईयर टू एक्ट एज अ बेस ईयर, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है ना मुख्तलिफ जो ईयर्स हैं उनकी प्राइस को एज अ बेस ईयर ले लें, ठीक है। मतलब देखो मुख्तलिफ जो ईयर्स हैं उनकी एवरेज को आप एज अ बेस ईयर भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप कि जितने भी आपको ईयर्स दिए गए हैं उनको सम किया, उनकी वैल्यू पे डिवाइड किया, उनकी एवरेज आ जाएगी। आपने क्या करना है कि उनकी एवरेज को एज अ बेस ईयर कंसीडर करके तो सभी जितने भी ईयर्स हैं उनके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। इट मे बी एन एवरेज ऑफ 3 ईयर, ये हो सकता है एवरेज 3 ईयर की हो, 5 ईयर की हो, या आप सारे साल की एवरेज भी ले सकते हैं टोटल की। यूजली बेस ईयर इज टेकन फिक्स बेस ऑफ कंपैरिजन पर्पज बट इट मे बी टेकन एज अ वेरिएबल इन द केस ऑफ कैलकुलेट व्हाट वी कॉल लिंक रिलेटिव्स डिस्कस्ड अंडर नेक्स्ट सेशन। लिंक रिलेटिव जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसमें उसने 2 मेथड हमें बताए हैं कि जो हम बेस ईयर के ले सकते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका जिक्र किया था।
कि एक होता है फिक्स बेस मेथड और एक होता है आपके पास चेन बेस मेथड, जिसको लिंक रिलेटिव्स का नाम भी दिया जाता है। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। फिक्स बेस मेथड में हम बेस ईयर को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और इंडेक्स नंबर फाइंड करते जाते हैं। मतलब सभी ईयर के लिए एक ही ईयर्स को जो ना फिक्स बेस ईयर ले लिया जाता है। मतलब देखिए मेरे पास डाटा 1990 से लेकर 2000 तक, 1990, 1991, 1992, 1993 एंड सो ऑन 2000 तक डाटा है। तो मैं 1990 को बेस ईयर लेके तो सभी के साथ जो ना इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकता हूँ। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग जो है ना वो जो चेन बेस मेथड जिसको लिंक रिलेटिव कहा जाता है उसको बेस कर लें कि एक बेस के प्रीवियस जो मतलब एक करंट ईयर है उससे प्रीवियस जो ईयर है ना आप उसको बेस ईयर ले सकते हैं। लेट्स सपोज 1990 है, 1991 है, 1992 है, मैं 1991 के लिए 1990 को बेस ईयर ले लूँगा, 1992 के लिए 1991 को, 1993 के लिए 1992 को बेस ईयर। तो इस तरह से एक चेन बनती जाएगी, एक लिंक बनता जाएगा। इसको हम चेन बेस मेथड या लिंक रिलेटिव्स का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, चूजिंग अ बेस ईयर, जिसमें हमने पढ़ा कि हम एक बेस ईयर ऐसी बेस ईयर लेते हैं जिसमें अशिया की जो प्राइस होती है वो नॉर्मल होती हैं। हम एक ऐसा साल बेस ईयर नहीं ले सकते जिसमें एशिया की प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो, हम एक ऐसा साल भी बेस ईयर नहीं ले सकते जिसमें एशिया की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ सालों की एवरेज को एज अ बेस ईयर यूज़ कर सकते हैं। वो 3 ईयर भी हो सकते हैं, 5 ईयर भी हो सकते हैं, या हम ऑल ईयर्स की एवरेज को एज अ बेस ईयर ले सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि हम इसके लिए फिक्स बेस मेथड और लिंक रिलेटिव्स या चेन बेस मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फिक्स बेस में बेस को फिक्स कर दिया जाता है और चेन बेस में जो ना वेरिएबल बेस बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, चूजिंग द वेट्स। फोर्थ पॉइंट है चूजिंग द वेट्स। ये आपके पास जी फोर्थ पॉइंट है, चूजिंग द वेट्स, कि हम वेट को किस तरह से चूज कर सकते हैं। द वेट चूजन शुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। वेट से हमें पता चलता है कि हम किन अशिया को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी मिकदार से मैं अगर राइस 1 kg ले लेता हूँ और शुगर जो वो 5 kg ले रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, हमने शुगर को ज़्यादा वेटेज दी है। इसके अलावा अगर मैं घी लेता हूँ तो उसको मैं 10 kg ले लेता हूँ। वीट जो गंदम होती है इसको मैं 20 kg ले लेता हूँ, ठीक है। तो उनके जो वेट्स हैं ना ये मुझे उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं मेरे डाटा के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वीट 20 kg का है तो मैंने वीट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो वो जो 20 का जो फिगर है, जिसकी जो मिकदार है वो क्या है, वेट्स, ठीक है। द वेट चूजन शुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटी टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। इनको भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में बड़ी अहमियत हासिल है जी वेट्स को, ठीक है। एज ऑल द कमोडिटीज सेलेक्ट आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंस, कि हमने जितनी भी डाटा के अंदर कमोडिटीज़ ली हैं, जितनी भी अशिया ली हैं, मैं अगर हम उनको एक जितनी वेटेज नहीं देना चाहते, वैसे भी ऐसा ही होता है डाटा के अंदर कि बहुत सी अशिया आती है जिनको कम या ज़्यादा वेटेज हमें देनी पड़ती हैं। सो दे शुड बी गिवन डिफरेंट वेट्स, तो उनको हम मुख्तलिफ वेट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट शुड बी गिवन मोर वेट एज़ कम्पेयर टू टी। देखिए गंदम को ज़्यादा चाय की निस्बत वेट दिया जाता है क्योंकि गंदम ज़्यादा इस्तेमाल होती है घरों में और चाय बहुत कम होती है। 1 kg चाय ले आएँ आप, टी ले आएँ, और गंदम जो है आप 20 kg ले आएँ, तो मेरे ख्याल से गंदम जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो ठीक है, हम जो ज़्यादा वेटेज किसको दे रहे हैं, गंदम को, वीट को दे रहे हैं। द वेट चूजन फॉर द प्राइस इंडेक्स में बी द क्वांटिटीज़ ऑफ द बेस ईयर। जो चूजन वेट होता है वो बेस ईयर भी लिया जा सकता है, ठीक है, और करंट ईयर। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन व्हाट वेट टू बी यूज, और कितना वेट हमने किस जगह पे किस चीज़ को कितना देना है ये सिचुएशन के मुताबिक होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोग हैं उनकी हैबिट्स होती है, वो मतलब हैबिट्स इस तरह से लगा लें आप कि कुछ लोगों की चॉइस है, फैशन है, फैशन के मुताबिक वो चीज़ों को वेटेज देते हैं, ठीक है। अब फैशन ख़त्म हो जाए, वो उस चीज़ की प्राइस भी जितनी मर्जी हो,
जब फैशन ख़त्म हो जाता है तो उसका वेटेज कम हो जाती है। कुछ अगर हम ऐसी चीज़ें जो हाउस होल्ड अशियाँ, जैसे कि देखिएगा कुछ चीज़ों को घरों में भी हम कम वेटेज देते हैं। जैसे देखिए कुछ लोगों के घरों में चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो वो चावल को ज़्यादा वेटेज देंगे एज़ कम्पेयर टू वीट। ठीक है, तो ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल लोग आमतौर पर रूटीन में ज़्यादा करते हैं, उनको वो वेटेज ज़्यादा दे देते हैं, उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। द क्वांटिटी में बी quantities produced are quantities marked because in agriculture economics a high proportion of the food produced is often consumed by the families themselves and not should in the markets. उसके बाद the weights में भी formulated as, weight का फार्मूला होता है P0 Q0 over सम ऑफ W। ठीक है, उसके बाद अगला जी चॉइस द एवरेज, 5वां स्टेप है चूजिंग द एवरेज। ये किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का 5th पॉइंट है। कोई भी इंडेक्स नंबर आप बना लें, किसी भी इंडेक्स नंबर को आप फाइंड कर लें, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास यही 5 स्टेप जो भी हमने पढ़े हैं, जिनमें से हम 2 पहले पढ़ चुके हैं, 3 आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, यही 5 जो मेथड हैं, यही 5 स्टेप है जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम करते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। पहला था जी सिलेक्टिंग पर्पस एंड स्कोप, दूसरा सिलेक्टिंग कंपोनेंट, और 3 आपके सामने लिखे हैं जिनमें चूजिंग द बेस ईयर, चूजिंग द वेट्स, और अब लास्ट की बार गई चूजिंग द एवरेज, कि हमने एवरेज को कैसे चूज़ करना है, हमने एवरेज कौन सी रखनी है, कौन सी एवरेज लेनी है। ठीक है जी, देखिएगा एन इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज एवरेज ऑफ रेशो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या थी, हम पढ़ के आ चुके हैं। आई एन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर ओवर प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर को परसेंटेज के अंदर शो किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, कि किसी भी इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज में ही शो करते हैं। तो देखें, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक इंडेक्स नंबर एक रेशो होता है करंट ईयर ओवर बेस ईयर का मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्राइस ऑफ करंट ईयर ओवर प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप वेजेस का ले रहे हैं तो वेजेस ऑफ करंट ईयर ओवर वेजेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन एवरेज एंड इंडेक्स नंबर कैन बी computed as average of ratios according to the definition of index number. For example, consider k commodities, then the arithmetic mean of the k ratios each computed from single commodity is, देखिएगा अब ये फार्मूला P0 n is equal to sum of Pn over P0 over k अगर के कमोडिटीज़ हैं तो। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to k ठीक है जी। अदर एवरेज सच एज ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है अर्थमेटिक मीन का, कि हम अर्थमेटिक मीन को भी एज अ एवरेज यूज़ कर सकते हैं, कि हमारे पास के कमोडिटीज़ हैं, उनके इंडेक्स नंबर की एवरेज जो है ना P0n। ठीक है, ये आपका एज एवरेज यूज़ करें। अदर एवरेजेस, दूसरी एवरेजेस सच एज ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें उसने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया है, नाम लिया है, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा की सिचुएशन के ऊपर होता है। ठीक है जी। हार्मोनिक मीन और मीडियन कैन आल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की जगह पे हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन
और मीडियन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बात की है कि ये डाटा की नोयत, डाटा की सिचुएशन के ऊपर होता है, अकॉर्डिंग टू डाटा हम इसको देते हैं, लेकिन मोस्टली मीडियन इस्तेमाल किया जाता है इंडेक्स नंबर के अंदर। मोस्टली जो कॉमन यूज़ है वो मीडियन का होता है इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद although geometric mean is more appropriate for averaging ratio but in the practice arithmetic mean is used for convenience। जो ज्योमेट्रिक मीन है रेशो के, आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन वैसे भी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो वैसे भी रेशो डाटा के लिए मोस्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो आप यूज़ करेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्योंकि रेशो है। तो रेशो के लिए हम जो है ना, चेंज इन रेशो है ना, तो रेशो के लिए ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन को ही यूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा जी, ये थे बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के स्टेप्स थे, जो 5 स्टेप अभी हमने स्टडी की हैं। ठीक है, उनमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि पर्पज़ एंड स्कोप के इंडेक्स नंबर का मकसद क्या है। मैं आपको ओवरव्यू दे के तो आज का लेक्चर ख़त्म करना चाह रहा हूँ। हमारा जो पहला था स्टेप, अब आप कोई भी इंडेक्स नंबर बनाएं उसके लिए यही 5 जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले पर्पज़ और स्कोप के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे इंडेक्स नंबर को बनाने का हमारा क्या मकसद है, इसका स्कोप क्या होगा। नंबर 2, जब आप ये बता लेते हैं उसके बाद चूजिंग द बेस ईयर, फिर मसला आता है कि बेस ईयर किसको रखा जाए। इसके लिए भी कहा जाता है कि ऐसे ईयर को बेस ईयर लिया जाए जिसके अंदर आपकी अशिया की प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल रही हों, ना तो बहुत ज़्यादा हाई हुई हों ना ही बहुत ज़्यादा लो हुई हों। जिस साल के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाईज हैं कमोडिटीज़ की, उसको भी हम बेस ईयर नहीं ले सकते। जिस ईयर के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती हैं उसको भी नहीं ले सकते। और एक ये भी मेथड है कि हम कुछ ईयर्स की एवरेज को एज अ बेस ईयर ले लें, या ऑल ईयर्स की एवरेज को बेस ईयर लिया जा सकता है। और इसमें हमने पढ़ा कि फिक्स बेस मेथड भी होता है और लिंक रिलेटिव, जिसको हम चेन बेस मेथड भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है बेस ईयर में। उसके बाद आ गया चूजिंग द बेस ईयर के बाद सिलेक्टिंग कंपोनेंट में कमोडिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी, के हमने कौन सी कमोडिटीज़ लेनी है उनकी प्राइस क्या होगी। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप प्राइस लेते हैं तो प्राइस को इस तरह से चेक करना है कि एक ही अशिया की प्राइस मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर देखना है और अशिया की क्वालिटी, उस चीज़ की क्वालिटी को सेम रखना है, क्वालिटी चेंज नहीं करनी। तो फिर आपने डिफरेंट प्लेसेस से उसकी प्राइस पूछ के डाटा लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया चूजिंग द वेट, जो कि आपका चौथा पॉइंट है कि आपने मुख्तलिफ अशिया को मुख्तलिफ वेटेज देनी होती है। अमूमन घरों में ऐसा ही होता है कि हम अशिया की जब मार्केट से लेने जाते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, वो घर से ही तय करके जाते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ इतने केजी लेनी है, फ़लाँ इतने केजी लेनी है, फ़लाँ इतने केजी लेनी है। ये नहीं होता कि ऑल थिंग्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, घरों का बजट देखें आप तो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर बिज़नेस में भी देखें आप तो मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को इक्वल वेट्स नहीं दिए जाते, बल्कि उनकी वेटेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये पढ़ा है कि हमने वेट्स जो है ना वो देने होते हैं। उसके बाद 5वें चूजिंग द एवरेज। एवरेज में जो अमूमन यूज़ की जाती है वो तो अर्थमेटिक मीन ही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये रेशो डाटा होता है, रेशोज़ के ऊपर जो है ना इंडेक्स नंबर लाइक आ रहे होते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि रेशो है और उनकी एवरेज है, उनको 100 से मल्टीप्लाई करके इनको एवरेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइस ऑफ करंट ईयर ओवर प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये एक रेशो है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो मोस्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अर्थमेटिक मीन को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम मीडियन को भी एज एवरेज और हार्मोनिक मीन को भी एज एवरेज जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।